हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग सेशन ऑफ लक्ष्य नीट फास्ट ट्रैक, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं आपके बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में, विच इज बायोमोलिक्यूल्स। हम पिछले सेशन में कुछ चीजों की चर्चा कर चुके हैं। जो पार्ट है आपका वो है रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट्स। ये डिस्कशन हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था और इसके अंदर हमने जितने भी बेसिक्स थे उनको देख लिया था, कवर कर लिया था। जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट आते हैं वो मेन सोर्स है हमारी एनर्जी का, और उसके केस में आपके पास कई सारे फ्रेगमेंट्स आते हैं, कई सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स आते हैं जिनसे हमने स्टार्ट किया था। हमने जो बात की थी इस केस में, वो सबसे पहली बात की थी वो आपके ग्लूकोज के बारे में बात की थी। ग्लूकोज के केस में काफी सारे हमारे पास बेसिक रिएक्शंस आते हैं जो हम पहले ही पुराने चैप्टर से जानते हैं रादर देन अगर चाहे उसका ऑक्सीडेशन हो, चाहे उसका रिडक्शन हो, चाहे उसकी डिफरेंट फ्रेगमेंट रिएक्शंस हो, वो सारी चीजों की चर्चा हम लोगों ने कर ली थी। अब सेम तरीके से आगे बढ़ाते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आएगा वो है बेसिकली फ्रक्टोज, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे डाइसेक्राइड्स के ऊपर, क्योंकि अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मोनोसेक्राइड्स के ऊपर। और एक टर्म और आता है जिसको हम यूज करते हैं जनरली, वो आता है आपका ऑलिगोसेक्राइड्स। ऑलिगोसेक्राइड्स में याद रख लेना, आपके यूनिट्स जो होते हैं वो आपके मल्टीपल यूनिट्स होते हैं मोनोसेक्राइड्स के। अब वो वैल्यू जो है आपकी मोनोसेक्राइड्स की वो 2 से लेके 10 तक के बीच में हो सकती है, जो हमने बात की थी। उस केस में जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको 2 से लेके 10 यूनिट तक जो है वो अलग अलग तरीके के आपके सिंपल मोनोसेक्राइड्स हैं जो मिलने वाले हैं। अब जरा चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि और कौन कौन सी टर्म्स हैं इनके अंदर आने वाले हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पोर्शन पे जंप करेंगे, ठीक है। चलो जी, अब अगर मैं स्टार्ट करूं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोनोसेक्राइड्स की, क्योंकि इसमें एक पार्ट जो है फ्रक्टोज वाला जो है वो भी रह गया है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसकी स्ट्रक्चरल एनालिसिस को भी देख लेते हैं, और फिर हम बात करेंगे डाइसेक्राइड्स के ऊपर। और आफ्टर कंप्लीटिंग द एंटायर डिस्कशन अबाउट द डाइसेक्राइड्स एज वेल एज पॉलीसेक्राइड्स, फिर हम जाएंगे किसके ऊपर, प्रोटीन्स एज वेल एज अमीनो एसिड्स के ऊपर, अलॉन्ग विद डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बहुत सिंपल रहने वाला है पूरा बायोमोलिक्यूल्स। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मेन डिस्कशन जो होता है वो केवल और केवल आपके जो क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है वो भी आपका थ्योरेटिकल है। तो यहाँ क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को करना काफी आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। इस बात को मद्देनजर रखिएगा कि ये जो चैप्टर है ये मोस्टली थ्योरेटिकल है, और इसके लिए मैं सबको सलाह देता हूं कि आप जब भी इस पार्ट को पढ़ रहे हो, आप कहीं से भी पढ़ लो, बट साथ में एनसीईआरटी की रीडिंग लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको वहां पर रीडिंग लगाने के बाद कोई भी टर्म समझ में ना आए तो डेफिनेटली वो मुझको आप बता देना कि सर ये वाला पार्ट जो था वो हमको समझ में नहीं आया था, एक बार और एक्सप्लेन कर दो, तो मैं डेफिनेटली आपको कर दूंगा। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो भी थ्योरेटिकल बेसिस पर रहेंगे, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस इस केस में बहुत कम है। और जो सबसे ज्यादा कॉमन चीज जो इसके अंदर पूछी जाती है वो है आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस। अगर बहुत अच्छी लेवल पे क्वेश्चन देने होंगे तो वो आपका स्टीरियो आइसोमर्स को यूज करवाएगा। वहां पे अलग अलग तरीके के आपके कंपोनेंट आते हैं जहां पे आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज होती है, उसको भी देखते हुए चलेंगे साथ के साथ, क्योंकि हमने पिछले सेशन में भी कुछ कुछ चीजों की बात कर ली थी। मैंने आपको एनोमर्स के बारे में बताया था, अगर आपको याद हो। तो जो आपकी ग्लाइकोसिडिक साइट होती है वहां पर अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तो आपकी 2 फॉर्म निकल के आती है, अल्फा और बीटा, जो हम ग्लूकोज के केस में देख चुके हैं। बट ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा है वो उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री डिपेंड करती है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट के साथ किस तरीके का इंटरेक्शन शो करता है, ठीक है। वो हमने पढ़ा था कि वो जो था आपका वो पॉजिटिव था, यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी था। अब जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे जो कि फ्रक्टोज है वो आपका लीवो रोटेटरी होता है एक्चुअली में। अब इसके केस में भी आपकी 2 फॉर्म आएंगी एनोमर्स की, एक अल्फा आएगी एक बीटा फॉर्म आएगी, उसको आज डिस्कस करते हुए चलेंगे। बट उससे पहले आपके पास कुछ क्वालिटेटिव टेस्ट आते हैं ग्लूकोज के डिटेक्शन में जो आपकी हेल्प करते हैं, उनको जरा एक बार चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, सबसे पहली जो बात करेंगे इस केस में वो है आपका क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर ग्लूकोज ओनली। इस केस में आप देखोगे सबसे पहला जो आता है उसको हम बोलते हैं मॉलिस टेस्ट। बेसिकली मॉलिस टेस्ट में कुछ नहीं है, ये आपका टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका यूज हो जाएगा, काम कर जाएगा। अब चाहे आपके पास पेंटोज हो चाहे आपके पास हेक्सोज हो, यानी कि आपके पास या तो फ्रक्टोज हो या फिर आपके पास ग्लूकोज हो, क्योंकि हमने किए थे या तो 5 मेंबर्ड होगी आपकी चेन या आपकी 6 मेंबर्ड होगी। अभी आपकी साइक्लिक चेन की बात कर रहे हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो उसके केस में आपके पास कुछ भी हो, सबसे पहले अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लोगे तो वहां से क्या हो जाएगा, आपका ये यूनिट जो है आपकी कंबाइन करेंगी और यहां से आपका H2O जो है वो कंडेंसेशन के बाद रिलीज हो जाएगा, और इसको जो हम बोलते हैं, जो बनता है उसको हम बोलते हैं फर्फ्यूरल। इसको हम बोलते हैं फर्फ्यूरल। और इसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं अल्फा नप्टॉल के साथ तो बेसिकली होता क्या है, एक पर्पल कलर का बहुत बढ़िया बेहतरीन कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम बोलते हैं 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल बोलते हैं। ये आपका पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स आता है, और इस टेस्ट का नाम क्या दिया जाता है, आपका मॉलिस टेस्ट दिया जाता है। इसको फटाफट से नोट करो, फिर मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूं, जल्दी से इसको नोट करो।
ठीक है, चलो अब देखो पेंटोज या हेक्सोज जो है आपके पास कुछ भी हो सकता है। जब आप उसकी रिएक्शन कराते हो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ तो आपका फरफ्यूरल टाइप की स्ट्रक्चर बनती है। देखो भाई क्या बनती है आपकी फरफ्यूरल, क्योंकि ये फ्यूरान से रिलेटेड है आपका ये पूरा पार्ट, तो ये आपका OH ग्रुप इधर आ जाएगा और यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप आ जाएगा। बेसिकली ये आपका बनता है फरफ्यूरल। और इसके साथ अगर आप रिएक्शन कराते हो नेफ्थॉल की, अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो नेफ्थॉल के साथ विच इज बेसिकली OH, यहां पर अगर आपका रहता है तो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम बोलते हैं पर्पल कलर्ड कॉम्प्लेक्स। अगर ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन नहीं हुई है, वैसे आप ये अल्फा नेप्थॉल लेते हो ये इथेनॉलिक सॉल्यूशन में लेते हो, ये आप इथेनॉलिक सॉल्यूशन के अंदर लेते हो और उस केस में क्या होता है ये कंबाइन करते हैं आपस में और उसके बाद आपकी फाइनल स्ट्रक्चर बनती है। बेसिकली कंबाइन की साइड कौन सी है, ये आपकी C डबल बॉन्ड O वाली साइड है, कार्बोनिल वाली साइड है। अगर आप देखोगे यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी तो आपकी ऑर्थो में बढ़ेगी और पैरा में बढ़ेगी। सबसे ज्यादा कहाँ बढ़ती है आपकी पैरा में, तो पैरा से अटैक होता है इस पोजीशन पे और दो मॉलिक्यूल्स जो हैं आपके नेप्थॉल के, दो मॉलिक्यूल्स जो आपके नेप्थॉल के वो यहाँ पे आके कनेक्ट करते हैं। और अगर आपका पर्पल कलर आ गया तो आप मान जाओगे इस केस के अंदर कि डेफिनेटली हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रेजेंट रहा होगा। अगर नहीं आता है कोई भी इस तरीके का कलर या किसी भी तरीके का टिंच नहीं आता है उसके अंदर, कोई कलर चेंज ऐसा नहीं दिखता है आपको, तो आप बोल दोगे कि आपके पास कार्बोहाइड्रेट जो था वो एब्सेंट था। ये पहला टेस्ट है आपका इस केस में जिसको हम बोलते हैं मॉलिस टेस्ट। ठीक है, सेम तरीके से आगे की बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं बारफोइड टेस्ट। बारफोइड टेस्ट में होता क्या है, दिस इज बेसिकली टेस्ट फॉर द रिड्यूसिंग शुगर्स। तो जहां पे आपके पास रिड्यूसिंग पार्ट होते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के आसपास, जहां पे वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो वो आपका रिड्यूस हो सकता है, रिड्यूसिंग पार्ट है वहां पे, तो ये केवल उनके लिए है। एंड दिस इज द टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड, क्योंकि इन्हीं में डिफरेंस आता है, एक पार्ट आपका नॉन रिड्यूसिंग होता है और आपका एक पार्ट रिड्यूसिंग होता है। और इस पार्ट की चर्चा हम लोग लास्ट सेशन में जो है वो कर चुके हैं, कौन सा पार्ट आपका रिड्यूसिंग है और कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है। एक बार और आएगा डाइसैकेराइड में, फिर बात कर लेंगे। तो रिड्यूसिंग शुगर्स जो होती हैं उनको अगर मैं कॉपर 2 पॉजिटिव के सॉल्यूशन लेता हूं विच इज स्लाइटली एसिडिक, ठीक है, ये सॉल्ट आपका कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट ले सकते हो, ये आपको याद रखना है। और उसके साथ अगर आप स्लाइटली एसिडिक मीडियम लेते हो तो बेसिकली क्या होता है कि कॉपर तो आपका रिड्यूस होता है, कॉपर आपका रिड्यूस हो जाता है और साथ में आपका एक ब्रिक रेड कलर का पीपीटी देता है जो कि किसका होता है, Cu2O पार्ट का होता है। और क्योंकि आपकी रिड्यूसिंग शुगर है जिसका नेचर रिड्यूसिंग है, वो डेफिनेटली इसको तो रिड्यूस कर देगा और खुद एक ऑक्सीडाइज शुगर के पार्ट में वो कन्वर्ट हो जाएगा। दैट डिपेंड्स अपॉन दी स्ट्रक्चर। जैसे जैसे स्ट्रक्चर आती जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। इस टेस्ट को आप डेफिनेटली नोट कर लेना, काफी काम की चीज है आपके लिए और केवल ये डिस्टिंग्विश करने के काम आता है नॉन रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग शुगर्स के केस में। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड के डिफरेंशिएशन में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है ये। ठीक है, चलो
इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट टेस्ट की बात करूंगा, वैसे तो मैंने ये टेस्ट इसलिए लिखे हुए हैं कि अगर इन फ्यूचर थोड़ा सा इन डेप्थ पूछा गया तो आपको वो पता होने चाहिए, अदरवाइज मामला बहुत इजी है इनके केस में। शुरुआत के 2 टेस्ट में आपका काम चल जाता है। वैसे आपके पास जो नेक्स्ट टेस्ट आएगा उसको हम बोलते हैं सेल्विनॉफ टेस्ट, ठीक है। सेल्विनॉफ टेस्ट में होता क्या है, बेसिकली इट इज टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कीटोज एंड एल्डोज। जो आपके कीटोज और एल्डोज हैं, जिनके अंदर कीटोनिक और एल्डिहाइड ग्रुप है, उसको डिफरेंशिएट करने के काम आता है। अब सोच के देखना, यहां पर अगर मेरे पास कीटोहेक्सोज होंगे बेसिकली, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कीटोहेक्सोज में आपके पास वो डबल बॉन्ड O है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। यहां पे क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ एसिडिक मीडियम में अगर मैं डिहाइड्रेशन करता हूं तो वो क्या बनाएगा, 5 हाइड्रोमिथाइल फर्फ्यूरल बनाएगा। फर्फ्यूरल मैंने आपको बता दिया था क्या बनता है। और उसके बाद आप इसको रिसोर्सिनोल के अंदर लेकर जाओगे तो एक तरीके से आपके पास एक रेड कलर के कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। अगर होती है तो आप बोलोगे कि वो कीटोहेक्सोज है, अगर नहीं होती है तो आप बोलोगे एल्डोज होगा वो वाला पार्ट, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। और सेम तरीके से आप आयोडीन टेस्ट कर सकते हो। आयोडीन स्टार्च टेस्ट बेसिकली होता क्या है कि अगर मैं स्टार्च के अंदर आयोडीन डालता हूं तो स्टार्च आयोडीन का एक कॉम्प्लेक्स बनता है बहुत ही अच्छा, जो आपका डीप ब्लू कलर का होता है। तो ये टेस्ट जो है ये केवल और केवल स्टार्च के काम आता है, ये केवल स्टार्च के काम आता है। ये रिएक्शन आप कई जगह यूज करते हो एक्चुअली में। और जो आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, जो आपके कैटायन और एनायन रेडिकल में हेल्प करता है आपकी, ये वहां पे बहुत ज्यादा काम आता है। आप इवन आयोडीन का टेस्ट कर सकते हो कि आप किसी भी तरीके से अगर आयोडीन को, आपका जो आयोडाइड आयन है वहां से अगर आप कन्वर्ट करते हो I2 में, तो ये I2 जो है स्टार्च के साथ कंबाइन कर जाता है और ये आपका स्टार्च आयोडीन का ब्लू कलर का, डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये रिएक्शन आपकी यहां भी काम आती है। ये रिएक्शन आपकी जब आयोडोमीट्री करते हो वहां पर भी काम आती है। और सेम तरीके की रिएक्शन जब आप आयोडाइड का डिटेक्शन कर रहे होते हो तब भी आपकी काम आती है। और इवन कैटायनिक रेडिकल्स में अगर किसी भी तरीके से किसी की प्रॉपर्टी है कि आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर दे, तो उसके अंदर मैं क्या डाल देता हूं, फाइनली स्टार्च का सॉल्यूशन डाल देता हूं। स्लाइटली इथेनॉलिक मीडियम में रहेगा ये भी। और उसके बाद आपका अगर ब्लू कॉम्प्लेक्स बन गया तो डेफिनेटली वो प्रेजेंस बताता है किसकी, स्टार्च की। तो स्टार्च के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। आई होप दिस एंटायर पार्ट इज क्लियर। आई होप दिस एंटायर पार्ट इज क्लियर। तो इन टेस्ट को बस ऐसे ही याद रख लो तो आपका काम हो जाएगा। और फेलिंग वाला, फेलिंग टॉलरेंस, ये वाले टेस्ट जो हैं ये तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये फेलिंग टेस्ट जो है ये आपके रिड्यूसिंग शुगर के काम आता है, ये आपका रिड्यूसिंग शुगर के काम आता है पहली बात तो। क्योंकि फेलिंग सॉल्यूशन को आप देखते हो तो यहां पर अगर आपके पास वो पार्ट जो भी हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर का, जिसकी प्रॉपर्टी है रिड्यूस कराने की किसी को, तो डेफिनेटली जो भी हम फेलिंग रिएजेंट ले रहे हैं वो आपका रिड्यूस हो जाएगा और आपका ब्राउन कलर का या रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी बनाता है। तो बेसिकली आपके पास रिड्यूसिंग शुगर है, इसको मैं फेलिंग रिएजेंट के साथ काम करवा रहा हूं जिसमें कॉपर 2 पॉजिटिव होता है बेटा। अब अगर आप उसको लोगे तो आपके पास Cu2O का रेड पीपीटी बन जाएगा जो बताता है presence of a particular reducing sugar. So test for distinguishing between monosaccharide and disaccharide, एक और टेस्ट कर चुके हैं, ये दूसरा टेस्ट आ गया है किसके लिए, मोनोसैकेराइड एज वेल एज डाइसैकेराइड के डिटेक्शन के लिए। देखो फेलिंग की जितनी भी चर्चा है हम पहले ही कार्बोनिल कंपाउंड में बहुत अच्छे तरीके से उस पार्ट को कर चुके हैं ताकि आपके लिए यहाँ पे इसको समझना बहुत आसान हो जाए। तो मैं जरूर आपको बोलूंगा कि एक बार उस पार्ट को जरूर देख लेना ताकि आपके लिए ये थोड़ा पार्ट ईजी हो जाए, क्योंकि यहाँ तो केवल थ्योरी है, इससे समझना है हमें, ज्यादा रिएक्शंस की हमको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो कलर चेंज होंगे वो बस आपको याद रखने हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे पूरे के पूरे पार्ट को एनालाइज करने में। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। बेनेडिक्ट रिएजेंट जो है, बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ भी कर सकते हैं और ये भी आपका क्या करेगा, रिड्यूसिंग शुगर के लिए ही काम आएगा। तो बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ अगर मैं रिएक्ट करवाता हूं तो आपका फिर से रेड कलर का पीपीटी ही बनता है इसके केस में, जो कंफर्म करता है कि डेफिनेटली आपके पास जो शुगर है वो रिड्यूसिंग शुगर है। अगर नहीं होती तो यहां पे किसी भी तरीके के रेड पीपीटी की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो आप इससे पता लगा सकते हो कि मोनोसैकेराइड कौन से हैं और डाइसैकेराइड कौन से हैं। बहुत आसान पार्ट हो जाएगा रिएक्शन का। क्लियर है? चलो जी अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी डिटेक्टेड बाय मॉलिस टेस्ट। हमने अभी पढ़ा था मॉलिस टेस्ट के बारे में कि मॉलिस टेस्ट आपका किस चीज के लिए हेल्प करता है। तो यहाँ पे है नाइट्रो कंपाउंड, शुगर है, अमीन से और प्राइमरी अल्कोहल है। तो हमने देखा था ये जो मॉलिस टेस्ट है ये आपका डिटेक्शन टेस्ट है कार्बोहाइड्रेट के लिए, ये आपका टेस्ट है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है ये। कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता है शुगर के अलावा और कहीं नहीं दिख रहे हैं, ना तो मुझे कोई नाइट्रो कंपाउंड दिख रहा है, ना अमीन्स होते हैं, ना ही प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं। मॉलिस टेस्ट केवल कार्बोहाइड्रेट्स के काम आता है जो कि आपकी शुगर है। तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, शुगर आ जाएगा। क्लियर है?
देख लो भाई, देख लो। चलो अब इस तरीके से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पोर्शन को, विच इज फ्रक्टोज। अब देखो फ्रक्टोज और ग्लूकोज में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। बेसिकली पहली बात तो जो आपका फ्रक्टोज है उसके अंदर जो आपकी रिंग होती है वो 5 मेंबर्ड होती है, मतलब वो फ्यूरान से आपका रिलेटेड है, तो ये फ्यूरानोज हो जाता है। ये फ्यूरानोज टाइप की रिंग है आपकी। अगर आप देखोगे एक आपका एल्डोज आता है, एक कीटोज आता है। एल्डोज हमने पढ़ लिया था जो ग्लूकोज के केस में था, ये वाला पार्ट जो है वो आपका कीटोज आता है। तो फ्रक्टोज इज ऑल्सो अ मोनोसेक्राइड, जिसका फॉर्मूला जो होता है वो एग्जैक्टली सिमिलर होता है किसकी तरीके से, ग्लूकोज की तरीके से ही होता है। एंड इट इज बेसिकली फॉर्म अपॉन द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। तो सुक्रोज को जब आप हाइड्रोलाइज करते हो तो एक पार्ट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और एक पार्ट आपका फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है। तो आपका ये वाला जो पार्ट है ये डेफिनेटली सुक्रोज के केस में एक आपको बॉन्डिंग मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू ये दोनों मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज एज वेल एज फ्रक्टोज ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं। अगर आप देखोगे इसका मैं हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो बनाना तो बड़ा आसान है कि आपको एक मॉलिक्यूल मिलेगा ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल मिलेगा फ्रक्टोज का, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम होता है। अब देखो डिफरेंस क्या आएगा इस केस में, उसको समझने की कोशिश करना। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो आपके पास क्या है, फ्रक्टोज जो है ये एक कीटोन वाला पार्ट है, ये आपका एक कीटोन वाला पार्ट है। और इसको अगर आप देखोगे फर्क बस इतना आएगा क्योंकि यहां पर वो CHO ग्रुप हुआ करता था, यहां C डबल बॉन्ड O, तो आपको एक कीटोन की प्रेजेंस यहां पर देखने को मिल जाएगी। ये बेसिकली एक कीटोन की प्रेजेंस वाला है। और ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाई है ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है। तो जैसे हमने ग्लूकोज में देखा था कि काफी सारी प्रॉपर्टीज जो थी वो आपकी ओपन चेन स्ट्रक्चर को नहीं दिखा पा रही थी, तो इस तरीके से इसकी भी स्ट्रक्चर जो है आपको समझनी पड़ेगी। ये जो डी पार्ट है बेटा ये आपका आया है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका आया है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन विद रेस्पेक्ट टू ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में ये सारा पार्ट आता है। और क्योंकि आप देखो कि जो आपका पेनल्टीमेट कार्बन है उसके पास जो ऑक्सीजन है वो राइट साइड में है, इसलिए ये वाला पार्ट क्या है आपका डी की फॉर्म में आता है। अगर लेफ्ट होता तो कैपिटल एल आता। और यहाँ पे माइनस साइन देने का मतलब क्या है, ये आपका जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगा, इसलिए लीवो रोटेटरी है। माइनस साइन का मतलब होता है लीवो रोटेटरी। तो मतलब अगर ऐसा कोई केस है तो इसके केस में भी आपकी जो रोटेशन है वो आएगी, स्पेसिफिक रोटेशन आएगी जिसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी। वो आपको समझना पड़ेगा, वो आपको समझना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो हैं हम पहले ग्लूकोज के केस में बात कर चुके हैं, अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे आपके फ्रक्टोज के केस में। नोट कर लो इसको नोट कर लो फटाफट से। ठीक है, चलो अब समझते हैं। देखो आप स्ट्रक्चर को देखो ध्यान से, इस स्ट्रक्चर को देखो। मैंने फिर से इसकी दो फॉर्म बनाई हैं और ये दोनों फॉर्म क्या है, एक दूसरे के एनोमर्स हैं। ये दोनों ही फॉर्म एक दूसरे के एनोमर्स हैं। सर कैसे हमने निकाला है स्ट्रक्चर को थोड़ा बताओ। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। बेसिकली यहां पे कार्बोनिल वाला जो कार्बन था, कीटोन वाला कार्बन था, वो बॉन्डिंग में आपका रिलेट होता है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये आपका क्या हो जाएगा, ग्लाइकोसिडिक साइड हो जाएगी, ये आपकी ग्लाइकोसिडिक साइड हो जाएगी। दिस विल बी दी ग्लाइकोसिडिक साइट हो जाएगी। ठीक है, इस केस पे देखो आप देखोगे पाओगे कि CH2OH और OH जो है वो ऑपोजिट पोजीशन पे हैं और यहां वो चेंज हो गया है कि OH ऊपर आ गया है और CH2OH जो है बेटा वो नीचे आ गया है। तो इसकी एक फॉर्म बनेगी जिसको हम बोलेंगे अल्फा फॉर्म और दूसरी बनेगी जिसको बीटा फॉर्म। और ये दोनों ही फॉर्म क्या हो जाएंगी, एक दूसरे की एनोमर होंगी, क्योंकि ग्लाइकोसिडिक साइड पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बाकी तो आपका मोर और लेस सिमिलर ही है। यहां पर देखोगे OH एक दूसरे के ऑपोजिट में आ रहा है, फिर OH एक दूसरे के ऑपोजिट में आ रहा है, फिर आप देखोगे CH2OH ऑपोजिट में चला गया। बस फर्क क्या हो जाएगा, यहां पे इसको फ्लिप कर दो तो यहां OH साथ में आ जाएंगे, फिर OH के अपोजिट में और फिर इसके अपोजिट में। बाकी सब कुछ ऐसा ही चलेगा। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको जरूर याद रखने हैं, ये आपकी बहुत 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 ज्यादा हेल्प करेंगे। क्लियर है, चलो जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन की।
अगर आप देखोगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेक्स्ट पार्ट जो आ गया है वो आ गया है आपका अब आफ्टर कंप्लीटिंग द एंटायर पार्ट ऑफ मोनोसेक्राइड, अब आया है आपका डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड में सबसे पहला जो पार्ट आ रहा है उसको हम बोलते हैं माल्टोज। इसको हम क्या बोलते हैं, माल्ट शुगर के नाम से भी जानते हैं, इसको हम जानते हैं माल्ट शुगर। और इसका प्राइमरी जो प्रिंसिपल डाइसेक्राइड है वो ऑब्टेन होता है किससे, स्टार्च के हाइड्रोलिसिस से। ये कहां से मिलेगा, आपका स्टार्च। और स्टार्च के अंदर तो बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। तो अगर आप देखोगे ये आपका वहां से मिलता है। और अगर इसको मैं देखूं C12H22O11 जो कि इसका फॉर्मूला है, इसका अगर मैं फर्दर हाइड्रोलिसिस करूंगा माल्टोज का, तो मुझे क्या मिलेगा, दोनों ही ग्लूकोज की फॉर्म मिलेंगी, दोनों ही ग्लूकोज की फॉर्म मिलेंगी इसके केस में। ये सबसे अच्छी चीज है। तो मतलब क्या है कि जो माल्टोज है वो आपका मिल कहां से रहा है, वो स्टार्च से मिल रहा है। और जब इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा, क्योंकि ये भी क्या है, एक तरीके का डाइसेक्राइड है, ये भी क्या है आपका, ये भी एक तरीके का आपका डाइसेक्राइड है। This is also सैकेराइड, ठीक है। तो इसके हाइड्रोलिसिस के बाद हमें क्या मिलेगा, केवल ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलेगा। जो हमने सुक्रोज में देखा था एक ग्लूकोज मिल रहा था, एक फ्रक्टोज मिल रहा था, यहां पे क्या मिलेगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलेगा। क्लियर है, चलो जी। अगर आगे की बात करेंगे, इट इज अ कंपाउंड ऑफ 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स विच आर कंडेंस्ड टुगेदर थ्रू C1 ऑफ 1 यूनिट एंड C4 ऑफ द अदर यूनिट। और C1 क्या थी, एक ग्लाइकोसिडिक साइड थी। तो आप अगर ध्यान से देखोगे, देखो रिएक्शन बड़ी ही अतरंगी सी होती है कि ये OH और ये H मिलकर तो क्या हो जाएंगे, -H2O बन जाएगा। ये -H2O कंडेंस हो गया, निकल गया। और यहां पे क्या हो जाएगा, आप अगर देखोगे आपको one part is connected with other part through this type of bond, ऑक्सीजन टाइप की बॉन्डिंग दिखती है। और इसको ही हमको क्या बोलते हैं, इसको हम नया नाम देते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देते हैं। तो इनके केस में जो आपके पास डाइसैकेराइड है, यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलता है। तो आप इन दोनों को कंबाइन कर दो, एक C4 वाला है और एक C1 वाला सेंटर है। अल्फा इसलिए लिया है क्योंकि OH दोनों के नीचे आने चाहिए। इस केस में जब ये कंबाइन करेंगे तब जाके आपको क्या मिलता है, आपका माल्टोज मिलता है। आप स्ट्रक्चर खुद भी ड्रॉ कर सकते हो इसके बाद वाली, क्योंकि यहां पे बस ऑक्सीजन का लिंकेज आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, ऑक्सीजन का लिंकेज आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। कहां मिलता है, C1 और C4 पे, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज और C4 ऑफ नेक्स्ट अल्फा डी ग्लूकोज जो है उसके केस में कंबाइन करके ये मिलता है। ये कुछ चीजें हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं एक्चुअली में, यही वो चीजें हैं जो आपसे पेपर में ना पूछी जाएंगी कि कौन सी साइड पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, कौन कौन से कार्बन इन्वॉल्व होते हैं, C1 होता है, C2 होता है, या C1 C4 होता है, या C1 होता है। ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं एक्चुअली में। क्लियर है, चलो आगे बात करेंगे। अगर आप देखते हो ये दोनों कंबाइन करेंगे तो आपको इस तरीके की बॉन्ड देखने को मिलेगी। और मैंने आपको बताया था ये थोड़ा सा फेड हो गया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा, इसी का नाम है आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक। कौन सा है, अल्फा के केस में हो रहा है तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलेगा। क्लियर है, ये होती है आपकी एक्चुअल स्ट्रक्चर माल्टोज की। देख लो भाई, देख लो अच्छे से, देख लो, काफी ही बेसिक पार्ट है ये, काफी ही बेसिक पार्ट है। चलो ये स्ट्रक्चर वगैरह नोट करते हुए चलना, यही मेन पार्ट है जो आपको हेल्प करेगा बाकी सारी चीजों को समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला हुआ है, 2 मोनोमर्स इन माल्टोज आर। दोनों मोनोमर्स जो है माल्टोज के अंदर वो कौन से होते हैं, हमको अच्छे से पता है इसका आंसर, हमको बहुत अच्छे से पता है इसका आंसर। दोनों मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं आपके अल्फा डी ग्लूकोज के ही होते हैं। दोनों मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपके अल्फा डी ग्लूकोज के ही होते हैं। तो क्या हो जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज, क्योंकि हाइड्रोलिसिस के बाद यही हमको मिलता है, यही हमको मिलता है। और यहां पर आप देखोगे माल्टोज में आपके पास क्या रहेगा, C1 एंड C4 पे जो अल्फा डी ग्लूकोज है, जो अल्फा डी ग्लूकोज है वो क्या रहेगा आपका, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ रहता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ ये पार्ट आपका रहता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसके केस में, यस डेफिनेटली आपका यही पार्ट होगा। क्लियर है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। सेम तरीके से अब लैक्टोज और सुक्रोज बचे हुए हैं, उनको भी समझ लेते हैं। देखो लैक्टोज भी एक तरीके का आपका क्या है, डाइसैकेराइड ही है। और इसके केस में क्या है, ये आपका मिलता है, ये मिलता है आपका
मिल्क ऑफ ऑल दी मैमल्स। ऐसा आजकल बोलते हैं ना, आजकल लैक्टोज इंटॉलरेंट वाली चीज। तो ये आपका डाइसैकेराइड है जो कुछ लोगों की बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, कुछ लोगों की बॉडी में इसको ब्रेक डाउन करने में बहुत दिक्कत होती है, तो वो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाते हैं, और उस केस में हम लोग उनको डेयरी प्रोडक्ट्स कभी भी बोलते नहीं है कि आप कंज्यूम करो, क्योंकि उनके साथ बहुत डाइजेशन के इशू हो जाते हैं जब भी वो बात करते हैं लैक्टोज की। ठीक है, इस केस में देखोगे इसके अंदर दो पार्ट देखने को मिलेंगे, एक तो आपको डी ग्लूकोज मिलेगा और एक डी गैलेक्टोज मिलेगा। तो इसके अंदर आपके पास दो यूनिट होती हैं, एक डी ग्लूकोज और एक होती है डी गैलेक्टोज। दोनों का फॉर्मूला सेम ही होगा, याद रख लेना, दोनों का फॉर्मूला सेम ही होगा। मुद्दा आता है सर ये कहां कहां कनेक्टेड होंगे, तो दीज यूनिट्स आर हेल्ड टुगेदर अगेन बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। किसके बीच में? C1 ऑफ द गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ द ग्लूकोज यूनिट। तो यहां पे क्या हो जाएगा? बिटवीन C1 एंड C4। C1 किसका होता है? गैलेक्टोज का होता है, और C4 किसका होता है? ग्लूकोज का होता है। उनके बीच की बॉन्डिंग देखने को मिलती है। नोट करो फटाफट से, फिर इसकी स्ट्रक्चर दिखाता हूं, ठीक है। चलो अब देखो भाई, लैक्टोज को, तो लैक्टोज को ब्रेक डाउन कौन करता है? लैक्टेज करता है। लैक्टोज को ब्रेक डाउन कौन करता है? लैक्टेज करता है, जो कि एक एंजाइम है। ऐसे आपको कई सारे एंजाइम देखने को मिल जाएंगे। आपका इन्वर्टेज भी आता है, जो आपके सुक्रोज को डिसोसिएट करने के या उसको ब्रेक डाउन करने के काम आता है। एक आपका एंजाइम होता है बेसिकली। तो लैक्टेज आपका एक एंजाइम है। आप अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्या है आपका, एक पार्ट जो है वो C1 वाला है, एक पार्ट आपका C4। ये वाला पार्ट आपका C4 का है, क्योंकि 1 2 3 4 ये क्या हो गया आपका 1 2 3 4। तो डेफिनेटली ये पार्ट आपका ग्लूकोज है और ये 1 पे ही है, तो ये आपका गैलेक्टोज है। तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज के बीच में C1 और C4 पे जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, उससे आपका बनता है लैक्टोज, और ये फाइनली आपको एक गैलेक्टोज देगा और एक आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल दे देगा हाइड्रोलिसिस के बाद। क्लियर है? आई होप दिस एंटायर पार्ट इज क्लियर। देख लो भाई, ये सारी चीजें बड़ी काम की हैं। ये स्ट्रक्चर ही आपके क्वेश्चन में आंसर सही करवाएगी, क्योंकि मैं मैक्सिमम देखता आ रहा हूं क्वेश्चन जो होते हैं वो इन्हीं सब चीजों से पूछे जाते हैं। ऐसा कभी कोई टफ क्वेश्चन पूछा ही नहीं है पूरे बायोमॉलिक्यूल में। अगर आप देखोगे कभी कोई टफ क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है। हम केमिस्ट्री में इसकी बात क्यों करते हैं? क्योंकि हमको इनकी केमिकल स्ट्रक्चर का एनालिसिस करना होता है। इनके बायोलॉजिकल फंक्शन जो आते हैं वो आपके बायोलॉजी के अंदर आते हैं, जो आप पढ़ भी चुके होंगे मुझे लगता है। ठीक है, ये वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होता है। आप बॉडी के अंदर कौन कौन से एंजाइम क्या क्या पार्ट को यूज करते हैं, जैसे इन्वर्टेज भी आता है, जाइमेज आता है, ये अलग अलग पार्ट में ब्रेक डाउन करते हैं। वो एंजाइम की जितनी भी रिसर्च है वो आप कर चुके हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें मतलब है केमिकल स्ट्रक्चर एनालिसिस से। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। सेम तरीके से अगर मैं बात करूं सुक्रोज की, तो सुक्रोज भी एक डाइसैकेराइड है, और ये आपका जो केन शुगर होती है, गन्ना जो होता है, उसके जूस में सबसे ज्यादा यही मिलता है। तो इसका जो मेन प्रोसेस जो होता है ना, जिससे इसको निकालते हैं, वो केन शुगर के जूस से ही निकालते हैं। अगर आप देखोगे इसके अंदर क्या बात है, इसके अंदर बात ये है कि यहां पर तो भैया आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। दो यूनिट कौन सी होंगी? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था माल्टोज, जिसमें दोनों ग्लूकोज थे। दूसरा हमने पढ़ा था लैक्टोज, जिसमें एक गैलेक्टोज था और एक ग्लूकोज था। और तीसरा हमने पढ़ा है सुक्रोज, जिसके अंदर एक ग्लूकोज है और एक आपका फ्रक्टोज है। अब बात आती है इनके स्ट्रक्चरल एनालिसिस के ऊपर। तो आप देखोगे इट इज कंपोज्ड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। तो यहां पे अल्फा और बीटा डी आपके अलग अलग पार्ट होते हैं। एक अल्फा वाला होता है जो ग्लूकोज का होता है, और बीटा जो होता है वो आपका फ्रक्टोज का होता है। और ये जो यूनिट है इनके अंदर भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलेगा। किसके बीच में? यहां मिलता है आपको C1 ऑफ ग्लूकोज, और C2 जो होता है वो फ्रक्टोज का मिलता है। C1 और C2 मिलता है। एक 5 मेंबर्ड होती है, एक 6 मेंबर्ड होती है। मतलब एक पायरान से रिलेटेड है, एक फ्यूरान से रिलेटेड है। पायरान आपकी 6 मेंबर्ड होती है, फ्यूरान आपकी 5 मेंबर्ड होती है, क्योंकि फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर भी 5 मेंबर्ड की ही होती है। तो वहां से आपको ये देखने को मिलता है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो बेसिकली क्या है आपका, सुक्रोज को अगर देखते हो तो सबसे पहले इसको देखो, ये क्या है आपका 1, ये क्या है आपका 1 2 3 4 5। ठीक है, ये है आपका। इसको देखो 1 पे OH नीचे था, तो ये वाला पार्ट क्या था? अल्फा का था। ये वाला पार्ट अल्फा का था।
यहां पर अगर आप देखते हो इस केस में अगर आप देखते हो तो आपको देखने को मिलेगा ये वाला पार्ट जो है ये बीटा का पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है आपका बीटा का पार्ट है। तो आपको देखने को मिल जाएगा OH और H इस तरीके से आपके कंबाइन कर रहे हैं, एक ग्लूकोज है एक फ्रक्टोज है। तो आपकी ये स्ट्रक्चर जो होती है ये सुक्रोज की होती है। आई होप दिस एंटायर पार्ट इज क्लियर, आई होप दिस एंटायर पार्ट इज क्लियर। देख लो भाई, देख लो अच्छे से। डन 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 डन। चलो भाई, अब अगर बात करेंगे इनवर्ट शुगर की, बेसिकली ये प्रोसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा वेल नोन है। मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है, इनवर्ट शुगर का मतलब क्या है। देखो इनवर्ट शुगर में जो मेन पार्ट है ना वो आपका सुक्रोज ही है, मेन पार्ट आपका क्या है, सुक्रोज है। अब सुक्रोज को देखोगे क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव साइन है तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, दिस विल बी डेक्स्ट्रो रोटेटरी बेटा। अब आप इसका अगर ब्रेक डाउन करते हो तो आपको एक पार्ट मिलता है ग्लूकोज का और एक पार्ट मिलता है आपको फ्रक्टोज का। ये वाला पार्ट क्या होता है, डेक्स्ट्रो होता है, और ये वाला पार्ट क्या होता है, लीवो रोटेटरी होता है। ये वाला पार्ट क्या होता है, लीवो रोटेटरी होता है। मतलब क्या है, जब आप इसको हाइड्रोलाइज करते हो तो ऐसा दिखता है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी से फाइनली लीवो रोटेटरी में कन्वर्ट हो गया है, जबकि ऐसा होता नहीं है। इन दोनों की एक स्पेसिफिक रोटेशन होगी। सपोज करो इसका अमाउंट इसकी स्पेसिफिक रोटेशन से ज्यादा है तो कुछ अमाउंट इसका कंपनसेट हो जाएगा, फाइनली तो इसी का बचेगा ना। तो ऐसा दिखता है कि फाइनली सॉल्यूशन के अंदर जो आपका बचा हुआ है, मिक्सचर जो बचा हुआ है वो लीवो रोटेटरी मेजरली दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका स्पेसिफिक रोटेशन ज्यादा था इसके कंपैरिजन में, तो फाइनली सॉल्यूशन भी क्या हो जाता है आपका, लीवो रोटेटरी बन जाता है। इसको हम बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। और ये जो होता है सारा पार्ट ये इन्वर्टेज से होता है, जो आपका एंजाइम यहां पे यूज होता है वो होता है आपका इन्वर्टेज। क्लियर है? सो बेसिकली सुक्रोज इज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर एंड इसकी स्पेसिफिक रोटेशन कितनी है, वो है 66.5 है। नाउ इट इज हाइड्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और एंजाइम टू गिव अ मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज जिसकी स्पेसिफिक रोटेशन कितनी थी, प्लस का 52.7, और फ्रक्टोज की कितनी होती है, ज्यादा होती है इसके कंपैरिजन में, विच इज -92.4। जब आप इन दोनों को ऐड करके देखो तो फाइनल जो आंसर आएगा ना वो माइनस में ही आएगा, कुछ पार्ट कंपनसेट हो जाएगा 52.7 से कंपनसेट, बाकी रिमेनिंग पार्ट जो इसके अंदर बचता है वो नेगेटिव बचता है। तो ऐसा लगता है कि ये डेक्स्ट्रोस है, ये फाइनली ये वाला पार्ट जो डेक्स्ट्रोस है ये पूरा मिक्सचर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका लीवो में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि इन्वर्ट हो गया है सारा मामला, स्पेसिफिक रोटेशन पूरी इन्वर्ट कर गई है, डी से एल की फॉर्म बन गई है उस मिक्सचर के अंदर, जबकि मिक्सचर में दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो जिस वजह से हमको ऐसा लगता है कि ये आपका इन्वर्ट शुगर बन गया है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। या तो आप इन्वर्टेज यूज कर सकते हो एंजाइम, या फिर आप यूज कर सकते हो एसिडिक मीडियम, जो आपकी मर्जी करे, आपको हाइड्रोलाइज ही करना है। बेसिकली बॉडी के अंदर तो जितना भी काम होता है वो आपका इन्वर्टेज से ही होता है बेसिकली। बाकी आप अगर करना चाहते हो तो आप H पॉजिटिव की मीडियम में भी इसको कर सकते हो। क्लियर है? आई होप दिस एंटायर पार्ट इज क्लियर, आई होप दिस एंटायर पार्ट इज क्लियर। काफी इजी है ये पोर्शन, काफी ज्यादा इजी है। ठीक है, चलो तो हमने ऐसा देखा कि जो डी फ्रक्टोज है उसका ग्रेटर स्पेसिफिक रोटेशन है इन कंपैरिजन टू ग्लूकोज। तो क्या होता है, देयरफॉर द रिजल्टेंट सॉल्यूशन अपॉन हाइड्रोलिसिस इज लीवो रोटेटरी इन नेचर विद स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ -39.7। आप देखो, देख भी लो, -39.7 जो है इसके अंदर अगर आप ऐड करोगे, -39.7 जो है इसके अंदर आप ऐड कर दो 52.7, आपका 92.4 ही बन जाएगा। तो कुछ पार्ट तो कंपनसेट हो गया, उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट रह गया है वही रिजल्टेंट इसका स्पेसिफिक रोटेशन है, विच इज -39.7। आप देखते हो सिंस देयर इज अ चेंज इन द साइन ऑफ रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो before hydrolysis to levo after hydrolysis, the reaction is called as inversion reaction and the mixture is called as invert sugar। उस मिक्सचर को क्या नाम दे दिया जाता है बेटा, इन्वर्ट शुगर। ठीक है, तो याद रख लेना, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आप इसको नोट कर लो फटाफट से, इसको जल्दी जल्दी नोट कर लो। आप लोग नोट करो, मैं जरा एसी बंद करवाऊं। एसी एसी
चलो जी, डन है। आई होप दिस एंटायर पार्ट इज क्लियर। अभी ठंड का मौसम हो गया है और मेरी खुद की जो थ्रोट है वो काम सही से कर नहीं रही है। आपको लग रहा होगा मुझे थोड़ा थोड़ा कोल्ड हो रखा है अभी। इस ठंडे रूम में बड़ी हालत ख़राब हो जाती है। चलो आगे की बात करते हैं बेटा, आगे की बात करते हैं, समझते हैं इसको। अब जो नेक्स्ट पार्ट है आपका वो है पॉलीसैकेराइड। अब जो नेक्स्ट पार्ट है आपका वो है पॉलीसैकेराइड। सो बेसिकली स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड ऑफ प्लांट्स। स्टार्च जो है वो एक मेन कंपोनेंट है इन सभी के केस में, जो आपका एक तरीके का पॉलीसैकेराइड है। इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। इसके अंदर दो होते हैं, एक अमाइलोज होता है, एक अमाइलोपैक्टिन होता है। ठीक है, प्लांट्स में जितनी भी स्ट्रेंथ देने का काम होता है ना, उसको बिल्कुल एकदम ग्रो करवाने का काम होता है, उसमें ये दोनों कंपोनेंट बहुत काम के आते हैं। एक अमाइलोज होता है, को बोलते हैं हम अमाइलोपैक्टिन। याद रख लेना, स्टार्च जो है एक तरीके का पॉलीसैकेराइड। इसके अंदर बहुत सारी यूनिट, आपकी 100 से लेकर 3000 तक यूनिट जो होती हैं वो ग्लूकोज की मिलती है। और ग्लूकोज क्या है, बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो याद रख लेना, इस केस में ये अल्फा डी ग्लूकोज से ही बना होता है और इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक आपका अमाइलोज और एक अमाइलोपैक्टिन होता है। अगर मैं अमाइलोज की बात करूं तो अमाइलोज जो होता है आपका वाटर सोल्यूबल फ्रैक्शन होता है और इट इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ये अल्फा डी ग्लूकोज का एक लीनियर पॉलीमर है और इट कंटेन्स अबाउट 250 और 200 ग्लूकोज यूनिट्स विच आर लिंक टू अनदर बाय अल्फा लिंकेज। वही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है भैया, इन्वॉल्विंग C1 ऑफ वन ग्लूकोज एंड C4 ऑफ अदर। तो आप लीनियर चेंज बना सकते हो इस तरीके से, आप लीनियर चेन बना सकते हो इस तरीके से, आप लीनियर चेंज बना सकते हो। तो इलोंगेशन के टाइम पे सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है, ये वाला पार्ट हेल्प करता है, क्योंकि एक लीनियर चेंज है। अगर उसको स्ट्रेंथ ओवरऑल देनी हो तो आपको क्रॉस लिंकिंग करनी पड़ेगी, जहां पे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर आप उस केस में देखोगे, देखो ये आपकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज लीनियर वाली दिख रही है ना, इसको अगर मैं एक्चुअल स्ट्रक्चर के हिसाब से दिखाऊं तो आपको ऐसे दिखेगी। तो घबराने वाली बात नहीं है, वो साइक्लोहेक्सेन रिंग को इस तरीके से दिखाया गया है। बस जो आपकी साइक्लोहेक्साइल रिंग है उस टाइप की, उसको इस तरीके से दिखाया गया, 6 मेंबर है ना, उसको इस तरीके से दिखाया गया है। तो मेन तो हमारे लिए ये पार्ट है आपका, जो बॉन्डिंग आपको देखने को मिलती है वो C1 और C4 पे देखने को मिलती है, C1 और C4 पे देखने को मिलती है, C1 और C4 पे आगे आपको देखने को मिलेगी। कौन सी है आपकी, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। इसका मतलब क्या है, दोनों OH नीचे की तरफ रहे होंगे, कॉन्फ़िगरेशन में दोनों OH एनोमेरिक साइट पे नीचे की तरफ रहे होंगे। ठीक है, वो अल्फा हो गया आपका। ठीक है, अब अगर बात करते हैं अमाइलोपैक्टिन की, तो ये वाला पार्ट जो है ये आपका वाटर इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है। ये पार्ट क्या है आपका, वाटर इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, और यहां पे आपकी ब्रांचिंग शुरू हो जाती है। सो इट कंसिस्ट ऑफ ब्रांच चेन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज इन्वॉल्विंग अबाउट 1000 और मोर यूनिट्स पर मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल में बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ यूनिट होती है। याद रख लेना, इन दिस केस जो लिंकेज होगी वो C1 ऑफ वन अल्फा डी ग्लूकोज एंड C4 ऑफ अदर के बीच में होगी। तो यहां पर भी आपको इस तरीके की ही देखने को मिल जाती है, सेम इस तरीके की देखने को मिलती है। नाउ C1 ऑफ द टर्मिनल ग्लूकोज इन ईच चेन इज फर्दर लिंक टू C6 of the other glucose unit next to the chain through C1 C6 linkage। तो यहां लीनियर तो मिलेगी मिलेगी, अब ब्रांच जब बनानी होगी तो C1 और C6 के बीच में आपका बाइंडिंग हो जाती है। तो जब भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी होती है ना, क्योंकि आपको आप देखोगे लीनियरली तो वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा, अगर उसको थोड़ा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी होगी तो इसको ब्रांच बनानी पड़ेगी ताकि ये पूरा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ रहे। तो इस केस में आपकी एडिशनल एक पार्ट क्रॉस लिंकिंग में मिलता है, विच इज C1C6 अल्फा लिंकेज। मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूं तो आपको क्लियर होगा। आप देखो ये लीनियरली जुड़े हुए थे, बट ये C1 और C6 जो है ये आपस में फिर से जुड़ जाते हैं। तो इस तरीके की आपको इस टाइप की मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ये वाला पार्ट जो है वो अमाइलोपैक्टिन पार्ट है आपके करस्पॉन्डिंग सेल्यूलोज का। देख लो भाई, देख लो, देख लो भाई। डन है, ये स्ट्रक्चर आपने जितने अच्छे के तरीके से एनालाइज कर लिए तो आपका काम हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड रहते हैं और बहुत, सच में मैं बता रहा हूं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। आप अगर जानते हो इन सारी स्ट्रक्चर्स को, आपको पता है, बस आप लिंकेज लिखते हुए चलना कि कहां कौन सी लिंकेज हो रही है, वो अगर आप समझ गए तो आपका काम हो गया, समझ लो। ठीक है, चलो भाई
नेक्स्ट जो बात है आपका वो है सेल्यूलोज। सो सेल्यूलोज इज अ मेजर स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड इन हायर प्लांट्स वेयर इट कंस्टिट्यूट द बल्क सेल वॉल। जहां पर सेल वॉल होती है वहां पर आपको सेल्यूलोज देखने को मिलता है और उस पर्टिकुलर पार्ट की बाउंड्री को काफी स्ट्रॉन्ग और काफी स्ट्रक्चरल एनालिसिस देता है। स्ट्रक्चरली इट्स मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बीटा ग्लूकोज यूनिट्स। तो यहां पर क्या होता है आपका, इंस्टेड ऑफ अल्फा ग्लूकोज यहां पर आपके पास बीटा ग्लूकोज यूनिट्स देखने को मिलती हैं एंड द चेन्स आर अरेंज्ड फ्रॉम टू फॉर्म बंडल्स एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन ग्लूकोज ऑफ द एडजेसेंट स्ट्रैंड। तो यहां पर एक एडिशनल चीज और देखने को मिलेगी, अगर आपको बंडल के बंडल बनाने हैं तो ये जितनी भी आपकी छोटी छोटी यूनिट्स थी आपकी उनको आप कंबाइन करोगे। अब वहां पर जो बॉन्डिंग होती है वो बेसिकली आपकी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जस्ट लाइक प्रोटीन स्ट्रक्चर आपको थोड़ा बहुत पता हो कि प्रोटीन के केस में या आरएनए डीएनए वाले जो पार्ट है, डीएनए जो हेलिकल फॉर्म बनाता है वहां पे एडिशनली आपको या जो आपकी प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर है जो आपकी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तक जाते हैं तो वहां पे एडिशनल जब बंडल के बंडल बनते हैं तो वहां पे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड का बहुत यूज होता है। यहां पर भी वही हुआ है, आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यूज किया गया है इस केस में। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा आपको देखो इस तरीके की लिंकेज देखने को मिल जाएगी जो लीनियर चेन को दिखा रही है और ये आपकी देखो एक नीचे एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर इस तरीके से आपको देखने को मिल रही है। देख लो भाई, देख लो। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। सारी स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करते हुए चलना ताकि आपका काम आसान हो जाए। चलो जी, अब बात करते हैं क्वेश्चन की, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ सेल्यूलोज। देखो सेल्यूलोज भी जो है ना वो मिला किससे है, आपको ग्लूकोज से ही तो मिला हुआ है। और ग्लूकोज कौन सा है, यहां पर बीटा डी ग्लूकोज की बात होती है। तो यहाँ पे हमें अल्फा बीटा तो पूछा नहीं है पर मुझे ये जरूर पता है कि ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर बीटा डी ग्लूकोज की बात होती है। देखो मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा, मुझे क्वेश्चन का बेसिक पता था, आंसर मुझे सामने दिख गया था। इतने इजी क्वेश्चन होते हैं, आप विद इन 10 to 15 सेकंड क्वेश्चन पढ़ के ही सीधे सीधे आंसर कर सकते हो। क्या आ जाएगा, ये बीटा बीटा डी ग्लूकोज आएगा वैसे तो, बट यहां दे नहीं रखा है तो हम डी ग्लूकोज ही लेके चलेंगे। चलो अब लास्ट बात कर लेते हैं विच इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन भी एक तरीके का पॉलीसेकेराइड है विच इज फाउंड इन ऑल एनिमल सेल्स अकरिंग मेनली इन मसल्स एंड लिवर। तो ये ग्लाइकोजन हमारे अंदर भी होता है। ग्लाइकोजन स्टोरेज जो होता है ना, ये हमारे केस में हमारे सेल वॉल जो है, प्लांट के केस में वो सेल्यूलोज हो जाता है, हमारे केस में ये ग्लाइकोजन हो जाता है। इट सर्व्स एज अ रिजर्व कार्बोहाइड्रेट ऑफ एनिमल्स एंड इज देयरफॉर नोन एज एनिमल स्टार्च। इसको हम बोलते हैं एनिमल स्टार्च। ठीक है, ये हमारा स्टोरेज है। तो बॉडी क्या करती है, जब भी हमको एनर्जी की नीड होती है तो बेसिकली ग्लाइकोजन स्टोरेज से वो कुछ अमाउंट जो है वो बॉडी के अंदर सप्लाई करवा देती है। तो ये आपका स्टोरेज का काम करता है। तो जितनी भी चीज़ आप कंज्यूम करते हो तो एक्सेस वाला जितना पार्ट है वो बेसिकली ये जितने भी ग्लाइकोजन स्टोरेज जो है वहाँ पे भरने के काम आता है, ताकि इन फ्यूचर जब आपको जरूरत पड़े तो आप वहाँ से यूटिलाइज कर सको। ना ग्लाइकोजन इज अ पॉलीमर ऑफ अबाउट 1000 ग्लूकोज यूनिट्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ हाईली ब्रांच चेन। तो यहाँ पर काफी ज्यादा ब्रांचिंग होती है। केवल मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, आपका जरूरत पड़ेगी नहीं, मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा। अगर पूछा भी जाएगा तो आपको मोस्टली बायोलॉजिकल साइड से पूछा जाएगा, केमिस्ट्री साइड से उतना ज्यादा पूछा नहीं जाएगा। बट मुझे था कि एक बार आपको बता दूं ताकि आपको याद आ जाए कि ग्लाइकोजन्स आप पढ़ते हो। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। आई होप दिस एंटायर पार्ट इज क्लियर। डन है क्या, हम लोग फिर आगे बढ़े। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। एक पार्ट जो था हमारा वो कार्बोहाइड्रेट वाला, वो हमने डिस्कस कर लिया और उसके अंदर आपको समझ में आ गई होगी कि देखो रिएक्शन तो इतनी ज्यादा नहीं है, मेन बात जो है वो केवल और केवल आपके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की है और स्ट्रक्चरल लिंकेज की है कि कहां से कौन सी लिंकेज होती है। मैं कोशिश करूंगा कल की क्लास में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रखे हैं इस चैप्टर से वो सारे आपको करा दूं, क्योंकि कल तक हम कोशिश करेंगे इसको निपटा दिया जाए, इस चैप्टर को पूरा मतलब वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर दिया जाए। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा प्रोटीन जो है ये भी एक सेपरेट क्लास है आपकी बायोमॉलिक्यूल्स की, एसेंशियल फॉर लिविंग बीइंग्स, सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। ये आपको पता है ना, आपके पास 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें एक पार्ट आता है आपका कार्बोहाइड्रेट का, दूसरा पार्ट जो आता है वो आता है प्रोटीन्स का, और तीसरा पार्ट जो आता है वो फैट का है। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं बॉडी को और ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इवन प्रोटीन का जो पार्ट है ना वो आज के टाइम पे तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। आप देखते होगे हर कोई प्रोटीन के ऊपर पड़ा हुआ है, हर कोई प्रोटीन के पीछे पड़ गया है कि भाई प्रोटीन ये प्रोटीन वो, क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। आप देखोगे जब भी ग्रोथ के अंदर बात होगी ना, जब भी मसल
बिल्डिंग की बात होगी, जब भी आपको एक एस्थेटिक फिजिक की जरूरत पड़ेगी, वहाँ प्रोटीन का एक बहुत अच्छा रोल होता है, क्योंकि आपकी मसल बिल्डिंग में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको। ठीक है, तो आज के टाइम पे तो ये बहुत चर्चित वाला टॉपिक है, बट अदरवाइज हम जानते हैं बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रोटीन एक्चुअली में एक बहुत बढ़िया बायोमोलिक्यूल है, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है ये वाला पार्ट। अगर मैं बात करूंगा, द नेम प्रोटीन इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जिसको हम बोलते हैं प्रोटियोस। प्रोटियोस का मतलब होता है फर्स्ट थिंग, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट। तो सबसे एसेंशियल चीज तो यही है भैया। अगर आप देखोगे, दे आर सो नेम्ड बिकॉज प्रोटीन्स आर वाइटल केमिकल सब्सटेंसेस एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द लाइफ। तो आप जीवन के किसी भी स्टेज में चले जाएं, आपको प्रोटीन की जरूरत हमेशा पड़ेगी ही पड़ेगी। ऐसा हम लोग बोलते हैं कि शुरुआत में खाना ज़्यादा अच्छा है, या एक एज होती है 20 से 30 वाली, उसमें बहुत ज़रूरी है। आप ये मान के चलो, प्रोटीन बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट की तरह, आप खाना खाते हो ना, तो आपको खाने में कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन की भी उतनी ही रिक्वायरमेंट है। तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉर दी वाइटलिटी और ग्रोथ ऑफ द लाइफ। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा प्रोटीन की, ये आपके बहुत ज्यादा अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं लिविंग बींग्स के अंदर। और प्रोटीन जो है वो चीफ सोर्स उनका जो होता है, वो मोस्टली हम डेयरी प्रोडक्ट जो है, मिल्क हो गया, चीज हो गया, कर्ड हो गया, पल्सेस हो गए, पीनट्स हो गए, अगर नॉनवेज में जाते हैं आप, तो आपका फिश हो गया, मीट हो गया, जितना भी है वो सारे एक अच्छे सोर्सेज होते हैं किसके, प्रोटीन के। दीज आर हाई मॉलिक्यूलर मास कॉम्प्लेक्स बायोपॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। तो इनकी सारी कहानी पता है कहां से स्टार्ट होती है? इनकी सारी कहानी स्टार्ट होती है अमीनो एसिड से। जैसे आपके जितने भी कार्बोहाइड्रेट की हमने बात की थी, पॉलीसेकेराइड्स की बात की थी, वो स्टार्ट हुए थे मोनोसेकेराइड से, जो आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इन सब से मिलकर बने हुए हैं। यहां पर सारी बात कहां से आती है कि अमीनो एसिड से ये सारा पार्ट स्टार्ट होता है। अमीनो एसिड बिल्डअप हो के, बड़े हो के वो आपके प्रोटीन्स बनाते हैं, और उनकी अलग अलग स्ट्रक्चर आपकी बन जाती हैं। नाउ दे अकर इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फॉर्म फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड डिटरमाइन फंक्शंस इन लाइफ। ठीक है, तो ये इनका बहुत ज्यादा बड़ा रोल है। आप जानते, मतलब मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, यू ऑल आर बायोलॉजी स्टूडेंट, आपको पता है इन सब की नीड, मतलब मुझसे भी ज्यादा शायद आपको पता होगा बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है कि इनकी रिक्वायरमेंट होती क्या है। केमिस्ट्री में जहां हम मोर कंसर्न है, हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है, हम उस चीज को देखना चाहते हैं कि स्ट्रक्चर में मामला होता है तो होता क्या है। अगर मैं बात करूंगा, प्रोटीन्स दे आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट एज वेल एज एनिमल। तो सब में मिलते हैं, प्लांट प्रोटीन भी अलग होता है और एनिमल प्रोटीन भी अलग होता है। The protoplasm of plant and animal cell contains about 20% of protein। तो ये आपका जो प्रोटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर आपको लगभग 20% प्रोटीन जो है वो प्राप्त हो जाता है। एंड इन ह्यूमन बीइंग्स दे आर मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मसल्स, स्किन, हेयर, नेल, टेंडन्स, आर्टरीज एंड कनेक्टिव टिश्यूज। तो अलग अलग तरीके के होते हैं हमारे पास, अलग अलग तरीके की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। नेल्स के अंदर अलग प्रोटीन होगा, हेयर्स का अलग होगा, स्किन के लिए अलग रिक्वायरमेंट होगी, मसल बिल्डिंग के लिए अलग रिक्वायरमेंट होगी। वो आप जानते होंगे, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वे प्रोटीन हो गया, पी वाला जो होता है, मटर वाला प्रोटीन जो होता है, राइस का जो प्रोटीन होता है, ऐसे बहुत सारे वीगन प्रोटीन अलग होते हैं। तो वो बहुत अलग अलग सोर्सेज हैं आपके। सोए हो गया, सोया जो होती है आपकी, सोयाबीन जो होती है, सोया चंक्स जो होते हैं, वो आपके मेजर सोर्सेज होती हैं, आपको पता होगा सारा का सारा। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके के आपको प्रोटीन देखने को मिल जाते हैं। अगर केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करूंगा प्रोटीन के, तो केमिकली द एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अलॉन्ग विद नाइट्रोजन। यहां पे याद रख लेना, आपको नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, नाइट्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट है इस केस में। तो आपके ये भी क्या है, एक तरीके के बायोमोलिक्यूल हैं, तो उसी पार्ट से डराइव है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो रहेगा ही रहेगा, साथ में आपको नाइट्रोजन भी देखने को मिल जाता है। सम ऑफ दीज में कंटेन एलिमेंट्स लाइक सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन एंड ट्रेसेस ऑफ मेटल्स लाइक आयरन, जिंक एंड मैग्नीज। एंड अपॉन हाइड्रोलिसिस प्रोटीन बहुत तरीके से डिकम्पोज करता है। आपका प्रोटीन के अंदर वैसे तो बहुत सारे कंपोनेंट है, अलग अलग प्रोटीन के अंदर अलग अलग तरीके के कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, पर अगर आप प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको पेप्टाइड मिलते हैं, पेप्टाइड को आप तोड़ते हो तो आपको अमीनो एसिड मिलते हैं। मतलब क्या है, अमीनो एसिड मिलकर पेप्टाइड्स बनाएंगे, पेप्टाइड्स मिलकर आपके प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ये आपकी रिएक्शन टू एंड फ्रो दोनों चलती है, ये याद रख लेना। तो आप अमीनो एसिड जब कंज्यूम करते हो, वो भी आपका जो मोस्टली प्रोटीन्स जो आप कंज्यूम करते हो, वो ब्रेक डाउन होकर अमीनो एसिड्स में ही जाते हैं। अमीनो एसिड्स फिर कंबाइन करके पेप्टाइड्स बनाते हैं, और वो पेप्टाइड्स आपके कंबाइन करके आपके प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। कई सारे लोग आर्टिफिशियली भी इन पेप्टाइड्स वगैरह को यूज करते हैं, मतलब काफी सारी इंडस्ट्रीज हैं जिसके अंदर इसका यूज होता है। मतलब मैं
आज के टाइम पे तो बहुत गलत इस्तेमाल होने लग गया है और बहुत कॉमनली इस्तेमाल होने लग गया है, जबकि जो चीज़ गलत है, आपकी बॉडी जो सिंथेसाइज कर रही है, जो खुद से बन सकता है, जो आपको नॉर्मल फूड से मिल जाएगा, अगर आपके ऐसे कोई गोल नहीं है तो आप मतलब दूर रहें, वो ज़्यादा बेटर है। काफ़ी सारे ऐसे जो प्रोफेशनल्स हैं जो इस काम को करते हैं, डेफिनेटली वो इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं, जहाँ पे पेप्टाइड्स को वो डायरेक्टली लेते हैं बॉडी के अंदर, ताकि उनकी जो मसल ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि वो डायरेक्टली इस स्टेप से प्रोटीन में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नॉट रिकमेंडेड टू एवरीवन, बट जिसका ये प्रोफेशन है वो डेफिनेटली इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। मैं आपको केवल एक बता रहा हूँ कि अमीनो एसिड्स जो हैं वो प्राइमरी सोर्स हैं, और उसके बाद सारी कहानी जाती है प्रोटीन तक। ठीक है, चलो अगर मैं बात करूंगा अमीनो एसिड्स की, क्योंकि अब जो मेन बात आ गई है वो अमीनो एसिड की आ गई, पहले इसको समझना जरूरी है ताकि हमको बाकी सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं। देखो, अमीनो एसिड्स बेसिकली आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है विच कंबाइन टू फॉर्म प्रोटीन्स, हेंस रेफर्ड एज द बिल्डिंग कंपोनेंट ऑफ द प्रोटीन। तो हर प्रोटीन के लिए, सिंथेसिस के लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो अमीनो एसिड की ही है। देखो, इसके अंदर एक अमीनो पार्ट भी है और एक एसिडिक पार्ट भी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जितने भी मैं आपको एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड अभी बताने वाला हूं, वो आप सारे के सारे फॉर्मूले वाइज याद रखें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब जेई में तो मान लो मतलब बहुत फेवरेट टॉपिक है वो, जो आपके पेप्टाइड्स हैं उनका ब्रेक डाउन करना और कौन कौन से अमीनो एसिड वहां से मिलेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इवन नीट के लिए भी मान के चलना कि इनकी स्ट्रक्चर और इनके फॉर्मूले आपको बहुत हेल्प करेंगे। Now, biomolecules which are involved in several biological and chemical functions in human body, and they are necessary ingredients for the growth and development of the human being. तो आपके ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब कुछ तो ऐसे होंगे हमारे पास अमीनो एसिड जिनको बॉडी खुद से बना सकती है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बॉडी के अंदर बनते नहीं हैं, जिनको आपको बाहर से फूड से कंज्यूम करना ही पड़ता है। और इसलिए हमारे पास दो अलग अलग कैटेगरी आ जाती हैं, एक होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स और एक होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, उनकी भी अभी बात करते हैं, उनको भी जरा समझते हैं। तो देखो, अमीनो एसिड जो है उनके बेसिक पार्ट जो होता है उसके अंदर दो ग्रुप होते हैं। एक तो अमीन ग्रुप होता है विच इज NH2, और दूसरा जो पार्ट है वो आपका कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, और मोस्टली एसिडिक ग्रुप होता है। मोस्टली वो आपका एसिडिक ग्रुप होता है विच इज COOH। तो इस तरीके की आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। और देखो, अगर मैं बात करूंगा, मेरे पास एक है NH2, एक है मेरे पास C, इधर इधर कुछ लगा होगा, और इधर हो जाएगा COOH। ये मेन स्ट्रक्चर होती है आपकी किसकी, अमीनो एसिड की। देख लो भाई, यहां पर कुछ भी लग सकता है, आपका X और Y ग्रुप कुछ भी लग सकता है इस बीच वाले कार्बन पे, और वहां से आपके अलग अलग अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर निकल के आती है। मेन पार्ट क्या है कि भैया यहाँ NH2 रहेगा और यहाँ आपका COOH ग्रुप रहेगा। क्लियर है? क्लियर है? जनरली यहाँ पे जो Y होता है ये तो आपका हाइड्रोजन ही हम कंसीडर कर लेते हैं, और यहाँ पे X पार्ट जो है ये मोस्टली आपका वेरिएबल रहता है, ये मोस्टली आपका वेरिएबल रहता है, क्योंकि हमारे पास बहुत लंबी कैटेगरी है, मतलब 20 अमीनो एसिड्स हमारे पास आते हैं, जिसमें से कुछ एसेंशियल होते हैं और कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं। ठीक है, चलो जी, स्ट्रक्चर को देख लो एक बार, फिर आगे की बात करते हैं। डन है? डन है। चलो, अब बात करते हैं एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की लिस्ट की। अगर आप देखोगे, एसेंशियल में आपके पास हिस्टिडीन आ गया, आइसोल्यूसिन आ गया, ल्यूसिन आ गया, लाइसिन आ गया, मिथियोनिन आ गया, फिनाइल एलनाइन आ गया आपके पास, थ्रियोनिन आ गया, ट्रिप्टोफैन आ गया और वेलिन आ गया। ये सारे के सारे आपके आते हैं एसेंशियल में। तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे हैं जो आपके पास एसेंशियल हैं। फिर इसके बाद नॉन एसेंशियल में आप कैटेगरी में आ जाओ, आपके पास एलानाइन आ गया, आर्जिनाइन आ गया, एस्पार्जाइन आ गया, एस्पार्टेट आ गया, सिस्टीन आ गया, ग्लूटामेट आ गया, ग्लूटामीन आ गया, ग्लाइसिन आ गया, प्रोलिन आ गया, सेरिन आ गया एंड टायरोसिन आ गया। ये सारे के सारे पार्ट जो हैं आपके नॉन एसेंशियल के अंदर चले जाते हैं। एक पार्ट ऐसा है जिसको बाहर से कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है, बॉडी खुद ही उनका सारा काम कर लेती है, और एक पार्ट ऐसा है जिसको बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्लियर है? चलो जी,
Now, depending upon the relative number of amino acid and carboxylic group present, amino acids are basically different types. First one होता है जिसको हम बोलते हैं neutral amino acid. Basically, amino acid which contain only one NH2 and one COH group, उनको हम क्या बोलते हैं न्यूट्रल, क्योंकि ये आपस में कंपनसेट हो जाते हैं. एक बेसिक पार्ट है NH2, एक एसिडिक पार्ट है. अगर वन वन में होंगे तो कंपनसेट हो जाएंगे. इसके अंदर आपके पास जैसे ग्लाइसिन आ गया, एलेनाइन आ गया, वलीन आ गया, ये आपके आते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड के अंदर. ये आते हैं आपके न्यूट्रल अमीनो एसिड के अंदर. बेटा इसी तरीके से सेम तरीके से अगर मैं बात करूंगा एसिडिक में, तो मे बी यहां पे हो सकता है कि NH2 ग्रुप का कंपैरिजन कम हो और COH ग्रुप ज्यादा हो. सो अमीनो एसिड विच कंटेन 2 COH ग्रुप्स एंड 1 NH2 ग्रुप, तो यहाँ पे एसिड ज्यादा हो गया बेस से, तो आप इनको हम क्या बोलेंगे, एसिडिक अमीनो एसिड बोलेंगे. जैसे एस्पार्टिक एसिड हो गया, जैसे एस्पार्जाइन हो गया, जैसे ग्लूटामिक एसिड हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं आपके एसिडिक वाले पार्ट है. सेम तरीके से ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि बेसिक वाला पार्ट ज्यादा हो और एसिडिक वाला कम हो, तो उस कैटेगरी में जाओ देखोगे आपके पास आ जाएंगे बेसिक अमीनो एसिड. उस केस में क्या आ जाएंगे आपके पास, बेसिक अमीनो एसिड आ जाएंगे, जहां पर 2 NH2 ग्रुप हो जबकि एक ही COH ग्रुप हो. मतलब एक एसिड एक बेस से न्यूट्रलाइज तो हो गया, बट अब बेस फिर से ज्यादा है तो ये बेसिक बन जाएगा. इसके अंदर आपका लाइसिन आ गया, एर्जिनाइन आ गया, हिस्टिडीन आ गया, ये आपके बड़े काम के हैं. क्लियर है? आई होप दिस एंटायर पार्ट इज क्लियर. आई होप दिस एंटायर पार्ट इज क्लियर. तो आप देखो ओवरऑल थ्योरी जो है ना इनकी अमीनो एसिड की, वो बहुत आसान है, मतलब उसको कर पाना बहुत ज्यादा आसान है. क्लियर है? चलो अब आगे बात करते हैं विच इज ज्विटर आयन. देखो ज्विटर आयन मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके पास कोई अगर स्ट्रक्चर है इस तरीके से कि ये NH2 है बेटा, यहाँ पे कोई आपके पास CHX ग्रुप है बेटा, और यहाँ पे क्या है COOH, तो ये पार्ट तो है एसिडिक और ये पार्ट है बेसिक. इसकी प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है. ये क्या है, एक तरीके का प्रोटॉन एक्सेप्टर है, और जबकि ये वाला क्या है पार्ट, ये प्रोटॉन डोनर है. तो होगा क्या बेटा कि ये वाला पार्ट प्रोटॉन डोनेट करके इसको दे देगा और आयन की फॉर्मेशन कर लेगा. तो बेसिकली क्या हो जाएगा, आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव, इधर आ गया CHX आ गया, और इधर बन गया COO नेगेटिव. ये जो फॉर्मेशन है इसी का नाम है ज्विटर आयन, और ये pH सेंसिटिव है, याद रख लेना. ये पूरी की पूरी फॉर्मेशन जो है ये pH सेंसिटिव है. ठीक है? अगर मैं बात करूंगा इस केस में इन अ न्यूट्रल अमीनो एसिड सॉल्यूशन, अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात करता हूं तो COH लूज कर देता है एक प्रोटॉन एंड NH2 एट द सेम टाइम वो कर देता है, पिक कर लेता है, क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ये प्रोटॉन डोनर है. अब उससे क्या हो जाएगा, रिजल्टिंग आयन विल बी डाइपोलर, क्योंकि आप देखो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की फॉर्मेशन हो चुकी है इसके केस में. तो ये क्या बन गया, एक तरीके से डाइपोलर आयन बन गया है. ये क्या हो गया है, डाइपोलर आयन बन चुका है. नाउ दिस पार्ट इज ओवरऑल चार्ज बट ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. आप ओवरऑल देखोगे तो इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल है, अभी भी एक प्लस है तो एक माइनस है, न्यूट्रल है. इस टाइप के आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस आयन का नाम होता है ज्विटर आयन. इसको हम बोलते हैं क्या, ज्विटर आयन बोलते हैं. ठीक है? नाउ अमीनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर. ये बात बिल्कुल सही है कि अमीनो एसिड जनरली क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं. बट याद रख लेना है कि ज्विटर आयन की फॉर्मेशन है ना, ये pH सेंसिटिव होती है. ये क्या होती है आपकी, pH सेंसिटिव है. आप अगर pH चेंज कर दोगे ना तो मे भी कोई पार्ट आपका पॉजिटिव में रहेगा, कोई पार्ट आपका नेगेटिव में रहेगा. वो मेजरली डिपेंड करता है उसकी स्ट्रक्चर पर और कितने ग्रुप उसके पास ऐसे हैं जो डोनेट और एक्सेप्ट करने का काम करते हैं. क्लियर है? आई होप दिस एंटायर पार्ट इज क्लियर. देख लो भाई, देख लो इसको.
डन है, डन है। चलो जी आगे की बात करते हैं। देखो जो मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से सारा मामला चलता है वो एक बार देख लो। बेसिकली होता क्या है कि अगर मैं एसिडिक पीएच के अंदर लूंगा, इसको एसिडिक पीएच में अगर लूंगा, एसिडिक पीएच का मतलब जहां H पॉजिटिव पहले से ज्यादा है, तो वहां ये वाला पार्ट जो है COH वो COH ही रहेगा। बट क्योंकि एसिडिक मीडियम है तो हमारे पास एक्सिस में क्या है, हमारे पास एक्सिस में हमारे पास H पॉजिटिव है, हमारे पास एक्सिस में H पॉजिटिव है। तो बेसिकली वो क्या हो जाएंगे, वो यहाँ पे जाके चिपक जाएंगे, तो आपको ये वाला पार्ट पॉजिटिव दिखेगा। मैंने इसलिए बोला था कि पीएच सेंसिटिव होता है। अगर मैं क्या करूंगा, यहां पर अगर न्यूट्रल मीडियम में लेता हूं, न्यूट्रल मीडियम जिसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, जहां पर सारा चीज काउंटर बैलेंस है, ओवरऑल चार्ज बिल्कुल न्यूट्रल है। यहां तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये केवल पॉजिटिवली चार्ज हो गया एसिडिक पीएच में। यहां पर ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, यहां पर आपका ये न्यूट्रल हो गया। अगर मैं अल्कलाइन पीएच रेंज में लेता हूं, अल्कलाइन पीएच रेंज का मतलब क्या है, यहां पर होगा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन, यहाँ पे प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये गलत बना रखा है, सॉरी टाइपो एरर होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पार्ट क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन वहां से एसिड साइड से जा चुका है। क्लियर है? तो ये आपको देखने को मिल जाता है कि ये पीएच सेंसिटिव है, सारा मामला जो है वो पीएच सेंसिटिव है आपका। क्लियर है? देख लो भाई, देख लो और नोट कर लो इसको फटाफट से, जल्दी से इसको देख लो और नोट कर लो, जल्दी से इसको देख लो और नोट कर लो। डन, डन। चलो जी अब बात करते हैं आगे। मैंने आपको बोला था आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट क्या होता है। बेसिकली द पीएच एट विच द अमीनो एसिड शोज नो टेंडेंसी टू माइग्रेट व्हेन प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। मतलब एक ऐसा पीएच है जहां पे आपका ज्विटर आयन की फॉर्मेशन हो चुकी होगी, जो कि पूरा का पूरा न्यूट्रल होता है। तो ना तो वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेगा, ना ही वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। क्योंकि अगर मैं इस पार्ट को लेता ये पार्ट क्या है आपका, पॉजिटिव है अभी, तो ये पॉजिटिव आयन जो है वो नेगेटिव साइड की तरफ भागता। इस केस में इस पीएच रेंज पे ये नेगेटिव आयन बन चुका है, तो ये पॉजिटिव साइड की तरफ भागता। और इस ज्विटर आयन में आप देखो एक ऐसा पीएच है कि अगर इस आयन को मैं रख दूं, आयन अभी भी है ये, ना तो ये पॉजिटिव साइड जाएगा ना ही नेगेटिव साइड, क्योंकि ओवरऑल मॉलिक्यूल को देखा जाए तो वो न्यूट्रल ही है। इसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। इसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। जैसे हमारे पास एक ये अमीनो एसिड है, इसको अगर मैं एसिडिक मीडियम में रखता हूं, पीएच जिसका क्या है, छोटा है 7 से, आप देखोगे ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, तो ये कैथोड की तरफ भागेगा, ये आपका कैथोड की तरफ भागेगा। और अगर पीएच इसका 7 से ज्यादा हो जाएगा, पीएच इसका 7 से ज्यादा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ये वाला पार्ट है ज्विटर आयन, था यहां से H पॉजिटिव चला जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये तब जाएगा किसके पास, ये तब जाएगा आपका एनोड की तरफ। तो ये आपका डिफरेंस होता है दोनों में, ये याद रख लेना। क्लियर है? रहेगा आपका ज्विटर आयन ही, H पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी H कवर हो जाएगा, और बेस है तो यहाँ से H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। बस इतना सा आपको याद रखना है, तो इनका मूवमेंट शुरू हो जाता है। तो ये कंडीशन ऐसी है, ये वाली कंडीशन ऐसी है कि ना तो ये एसिड की तरफ भागेगा, ना बेस की तरफ, ना ही ये कैथोड की तरफ जाएगा, ना ही एनोड की तरफ। ये पॉइंट जो है ये ऐसा पीएच है जिसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, सॉरी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट याद रख लेना। काफी क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं, काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ बिकॉज ऑफ द एम्फोटेरिक नेचर इन एसिडिक सॉल्यूशन इट एग्जिस्ट इन द पॉजिटिव आयन and hence it migrates towards the cathode, while in the basic solution it exists as a negative ion, hence migrate towards the anode। तो ये पूरा का पूरा आपका एक्सप्लेनेशन है सेम चीज को समझने के लिए, सेम चीज को समझने के लिए। देख लो भाई, ये हो जाएगा आपका NH2, ये हो जाएगा आपका NH2, और pH है बेटा ग्रेटर देन 7। ठीक है, थोड़ा सा टाइपो एरर था, मैंने ठीक कर दिया। क्लियर है? देख लो भाई, देख लो। अगर किसी को कोई भी डिफिकल्टी है तो मुझे बताओ। आप देखोगे आपको लगेगा कि हाँ कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा इजी है इसको समझ पाना, कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा इजी है इसको समझ पाना। ठीक है, चलो
अब अगर हम बात करेंगे एट सम इंटरमीडिएट पीएच अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज अ न्यूट्रल डाइपोलर आयन and the concentration of the cation and anions are actually equal, hence it does not migrate towards either of the electrode, and this pH is known as isoelectric point of amino acid which is different for different amino acids. मैं एक काम और करूंगा कि मैं आपको सारी स्ट्रक्चर्स और बता दूंगा, सारी की सारी स्ट्रक्चर्स दिखा दूंगा इस तरीके से कि भैया क्या क्या स्ट्रक्चर इसके अंदर होती है, मैं सारी स्ट्रक्चर आपको दिखा दूंगा। क्लियर है? देख लो भाई, कोई इशू है तो मुझे बताओ। काफी ही इजी चीजें हैं इसके अंदर, काफी ज्यादा इजी चीजें हैं समझ पाना, ठीक है। चलो अब अगर मैं बात करूंगा आपको, अब मेन जो चीज आती है ना वो आती है स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो आएगी ना वो अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बनती है। अब देखो सबसे पहले अमीनो एसिड्स जो हैं वो बाई फंक्शनल मॉलिक्यूल्स हैं और उनके अंदर NH2 एक साइड पे रहता है और COOH दूसरे साइड पे। इसका मतलब क्या है, COH ऑफ द वन मॉलिक्यूल एंड NH2 ऑफ द अनदर मॉलिक्यूल इंटरेक्ट बाय द एलिमिनेशन ऑफ H2O टू फॉर्म अमाइड लाइक लिंकेज। इसमें क्या हो जाता है, आपकी अमाइड लाइक लिंकेज आपको देखने को मिलती है और यही सबसे काम की चीज है एक्चुअली में। यही जैसे हमने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखी थी ना, OH OH के बीच में जहां से H2O निकल जाता था, ऐसे ही आप देखोगे एक तरफ है आपका C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, एक तरफ है आपका C डबल बॉन्ड OH ग्रुप और एक तरफ है आपका NH2 ग्रुप, आपका NH2 ग्रुप। ठीक है, तो आप इसको कंबाइन कर दो, आप यहां से H2O निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, एक तरफ तो आपका C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट और एक तरफ आपका NH वाला पार्ट, ये आपका कंबाइन करता है और इसी को हम बोलते हैं अमाइड लाइक लिंकेज। इसी को हम बोलते हैं अमाइड लाइक लिंकेज। इसका भी अभी नाम बताऊंगा, इसका भी अभी नाम बताऊंगा क्या नाम होता है इसका, आप ये समझ गए होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। तो इस तरीके से आप अगर देखोगे तो आपके पास ये लिंकेज आपको देखने को मिल जाएगी। इस लिंकेज का नाम होता है, इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। तो अमीनो एसिड जब पहली बार कंबाइन करते हैं ना तो वो आपके पेप्टाइड की फॉर्मेशन करते हैं। फर्स्ट टाइम व्हेन दे आर गोइंग टू कंबाइन तो दे आर गोइंग टू फॉर्म पेप्टाइड्स। तो ये क्या बनाते हैं, आपके पेप्टाइड्स बनाते हैं। आप अगर देखोगे, देखो यहां पर आप दो अमीनो एसिड को अगर कंबाइन कर रहे हो तो आपके डाईपेप्टाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, आपके डाईपेप्टाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ऐसे करके आप मल्टीपल टाइम्स में आप लीनियर चेन बना सकते हो, आप क्रॉस लिंकिंग कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आपकी ये जो ब्रांचिंग है ये आपकी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, आई होप दिस एंटायर पार्ट इज क्लियर, आई होप दिस एंटायर पार्ट इज क्लियर। तो अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, हमारे पास पहला जो होता है उनको हम बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन्स। इसके अंदर देखोगे तो इट कंसिस्ट ऑफ लीनियर थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल्स। फाइबर्स जैसे होते हैं ना, थ्रेड लाइक जो होती हैं, विच टेंड टू लाई साइड बाय साइड टू फॉर्म फाइबर्स। तो वो एक साथ ऐसे लंबे लंबे करके आपकी चेन्स बनती जाती हैं, वो फाइबर की तरह हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन्स। ठीक है, इसके अंदर जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो केराटिन है। केराटिन चाहे वो स्किन का हो, चाहे हेयर का हो, चाहे नेल का हो, वुल का हो, कोलाजन इन टेंडन्स हो, फाइब्रोइन जो है सिल्क के अंदर हो, या मायोसिन मसल के अंदर हो, ये सारे मसल फाइबर्स ही होते हैं एक्चुअली में। और आपके ये जो एग्जांपल हैं, ये किसके एग्जांपल हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स के एग्जांपल हैं, जहाँ पे लीनियर चेन्स मिल के आपस में ज्वाइंट हो जाती हैं और वो फाइबर टाइप की स्ट्रक्चर बना देते हैं। अगर मैं बात करूंगा फाइब्रस प्रोटीन्स की, दी पॉलीपेप्टाइड चेन इन देम आर हेल्ड टुगेदर यूजुअली एट मेनी पॉइंट्स बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो पेप्टाइड लिंकेज लंबी बनी हुई है, इनको दो चेन को आपस में जोड़ना है तो हमेशा यहाँ पे सेकेंडरी बॉन्ड ही काम आते हैं, जो कि है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप याद रख लेना, इन सब स्ट्रक्चर में आपकी हेल्प कौन करेगा, केवल और केवल हाइड्रोजन बॉन्ड ही आपकी हेल्प करने वाला है इस केस में। एंड दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड स्टेबल टू मॉडरेट चेंजेस इन पीएच एंड टेम्परेचर। तो चाहे आप पीएच में चेंज करो, चाहे आप टेम्परेचर में चेंज करो, कुछ हद तक ये आपके स्टेबल ही रहने वाले हैं, इनमें ज्यादा कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी। आई होप दिस एंटायर पार्ट इज क्लियर, आई होप दिस एंटायर पार्ट इज क्लियर। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका ग्लोबुलर प्रोटीन। तो जहां पे ग्लोब्यूल्स की फॉर्मेशन हो जाती है वो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। सो बेसिकली द पॉलीपेप्टाइड चेन इन दीज प्रोटीन्स आर फोल्डेड around itself in such a way as to give the entire प्रोटीन मॉलिक्यूल आ स्फेरॉइडल शेप। तो क्या हो जाती है, वो स्फेरॉइडल टाइप की शेप होती है, नॉट अ परफेक्ट स्फीयर बट स्फेरॉइडल टाइप की शेप बन जाती है। एंड दिस फोल्डिंग अकर्स जस्ट बिकॉज ऑफ 4 टाइप ऑफ लिंकेजेस। पहला हो जाएगा यहाँ पे डाइसल्फाइड लिंकेज,
पहला डाइसल्फाइड लिंकेज हो जाएगा, दूसरा हो जाती है इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग भी हो जाती है, तीसरा आपका वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन तो लगते ही है, और चौथा आपका डाइपोलर इंटरेक्शन जो है, डाइपोल डाइपोल के इंटरेक्शन जो है वो लगते हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर लीनियर रहने के बजाय वो फोल्ड होनी शुरू हो जाती है और ग्लोब्यूल टाइप की स्ट्रक्चर बना लेती है। अब ये सारे स्ट्रक्चर जो हमने पढ़े हैं, ये जितना भी एनालिसिस हमने ग्लोबुलर प्रोटीन में या आपके फाइब्रस प्रोटीन में पढ़ा है, अब इसको समझना है कि हमारे पास किस तरीके की स्ट्रक्चर का एनालिसिस चलता है। देखो ये स्ट्रक्चर का एनालिसिस स्टार्ट होगा आपका, सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर आएगी, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर आएगी, और फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर आएगी, और फिर उसके बाद क्वाटरनरी फॉर्मेशन तक आ जाएगी। उसको जरा समझते हैं एक करके। अगर बात करेंगे सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर की, देखो याद रखना, ईच पॉलीपेप्टाइड चेन has amino acid linked in a proper sequence which determines the primary structure of the protein। प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर में केवल पॉलीपेप्टाइड चेन किस तरीके से लिंक हो रखी है एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग में, ये वही बताता है। तो एनी चेंज इन दी सीक्वेंस कैन क्रिएट अ डिफरेंट प्रोटीन। तो इन सीक्वेंस में अगर कोई भी चेंज हो जाएगा तो आपका एक नए तरीके का प्रोटीन बन जाएगा, बट वो स्टेबल भी होना चाहिए। तो आप सोचो कितने सारे कॉम्बिनेशन है हमारे पास इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स को अरेंज करने के। ठीक है, ये होती है आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर। आप देखोगे हमेशा लीनियरली ही चलेगी, ये लीनियरली ही चलेगी। आप देखो कितने सारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लाइसिन हो गया, प्रो, THR GLY, THR GLY, ग्लू, सर, LYS CYS, इस तरीके से एक प्रॉपर अरेंजमेंट रहता है आपका, किसके थ्रू, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ। तो ये आपकी जो है, ये आपकी छोटी छोटी सब यूनिट्स हैं, दे आर कनेक्टेड। तो केवल इनका अरेंजमेंट जो है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर अमीनो एसिड का जो अरेंजमेंट है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, वो केवल क्या है आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो भैया इससे ऊपर जाएंगे तब क्या होगा, वो आती है फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इससे ऊपर जाओगे तो क्या हो जाएगा, द कन्फर्मेशन इन विच द पॉलीपेप्टाइड्स assume as a result of hydrogen bonding is called the secondary structure। तो जहां पे ये जो आपकी सिंगल सिंगल चेन्स आई थी, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जब कनेक्ट हो जाएंगी तब आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नाउ डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द आर ग्रुप आप डिसाइड कर सकते हो कि कितनी बड़ी स्ट्रक्चर बनने वाली है। नाउ द फॉलोइंग टू डिफरेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। या तो आपका हेलिक्स टाइप की स्ट्रक्चर बन सकती है, या तो आपकी हेलिक्स टाइप की कर सकती है, या फिर प्लीटेड शीट जो होती है वैसी स्ट्रक्चर बन सकती है। हेलिक्स तो आपने देखे होंगे, जो डीएनए टाइप के हेलिक्स होते हैं वैसी स्ट्रक्चर बन सकती है, या फिर प्लेट की प्लेट जो प्लीटेड स्ट्रक्चर होती है वो आपकी फॉर्म हो सकती है इनके केस में। आप देखोगे ये पूरी एक चेन थी, ये पूरी एक चेन थी, अगर ये रोटेट हो गई आपस में ही तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर लग रहे होंगे, जिसकी वजह से हो गया। या फिर आपकी इस तरीके से फोल्ड करती हुई जो शीट्स होती हैं, जो शीट्स होती हैं आपकी, वो शीट्स आपस में किस तरीके से कनेक्टेड रहेंगी, तो वो प्लेटेड स्ट्रक्चर, जैसे प्लेट्स बनती है ना, आपने देखो साड़ी के अंदर जो प्लेट्स बनती हैं, बहुत लेमन टर्म है बट आपको समझ में आ जाएगा। साड़ी की प्लेट्स जो बनेंगी आपकी, या आप किसी भी पेज को लो, उसको मल्टीपल टाइम आप फोल्ड कर दो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, आप उसको खोलोगे तो ऐसी इस टाइप की जिगजैग स्ट्रक्चर बनेगी। उनके बीच में जो इंटरेक्शन चल रहा है वो आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। तो मैंने दोनों स्ट्रक्चर आपको दिखा रखी हैं, आपको यहीं से देख के समझ में आ जाएगा किस तरीके की स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर है, क्लियर है। इसके बाद आती है टर्शियरी स्ट्रक्चर, जो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है। आप धीरे धीरे देखो, हमने लीनियर से स्टार्ट किया था, फिर हम हेलिक्स या फिर प्लीटेड स्ट्रक्चर पे गए थे, अब और कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। सो टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। ये ओवरऑल क्या करती है, फोल्डिंग दिखाती है आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन की, एंड फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये फर्दर जो आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर फोल्ड होती है उसको दिखाती है। इट गिव राइज टू टू मेजर मॉलिक्यूलर शेप्स, दैट इज फाइब्रस एंड ग्लोबुलर structure, and the main forces which stabilizes the 2 degree and 3 degree structure of the protein are hydrogen bond, disulfide linkage and van der Waal electrostatic force of attraction। ये सारे इंटरेक्शन आपको याद रखने, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया कौन सी स्ट्रक्चर किसको स्टेबलाइज करती है। याद रख लेना, यहां पर आपकी फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन जो है उनकी फॉर्मेशन होती है, या तो वो फाइबर के फाइबर आपस में कनेक्टेड होंगे, या फिर वो एक ग्लोब्यूल की फॉर्मेशन कर लेंगे। मैं कंबाइन करके आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूं, इस तरीके की आपको स्ट्रक्चर देखने मिलती है। आपके हेलिकल फॉर्म भी आपस में जुड़े हुए हैं, हेलिकल फॉर्म भी जुड़े हैं, और एक वो ग्लोब्यूल बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है ये आती है आपकी
टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर। देख लो भाई, काफी ही आसान एनालिसिस है। मैं एक काम करूंगा कि कल आपको सारे के सारे अमीनो एसिड और जितने भी कार्बोहाइड्रेट उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करवाऊं और आपको दिखाऊं कि देखो क्वेश्चन जो है थियोरेटिकली कितने ज्यादा इजी आते हैं, कितने ज्यादा इजी आते हैं। देखो इसके बाद बस एक स्ट्रक्चर और बचती है जिसकी हम बात कर लेते हैं फटाफट से, जो है आपकी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है सबसे एक्सटेंडेड वर्जन है। Although many proteins exist as a single polypeptide chain, but there are certain proteins which are composed of 2 or more polypeptide chains referred to as subunits of the proteins. आप देखोगे इस केस में क्या हो जाएगा, आपका एक पार्ट अलग है एक पार्ट अलग है, और उनको भी मैं कंबाइन कर दूं, दो अलग अलग बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी मैं कंबाइन कर दूं तो आपके पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आ जाती है। आप देखोगे ये सबसे भयंकर है, ये मतलब सबसे भयंकर है। इसके अंदर आपको जो है प्रॉपर स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा Fe के साथ हीम ग्रुप लगा हुआ है जो हीमोग्लोबिन का एक पार्ट होता है। ऐसी फोल्डेड स्ट्रक्चर्स भी इनके अंदर कंबाइन हो जाती हैं। ये सबसे बड़ी फॉर्म होती है, ये सबसे ज्यादा बड़ी फॉर्म होती है आपकी। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में आपको इनसे रिलेटेड जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो करवा दिए जाएं, ठीक है। और थोड़ा सा होमवर्क भी देता हूं ताकि आप इनके क्वेश्चंस खुद भी सॉल्व करके देख सको। लिटरली बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, ट्रस्ट में, और बहुत आसान रहता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि केवल क्वेश्चंस को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाए ताकि ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। बहुत छोटा सा पार्ट जो है वो न्यूक्लिक एसिड का और बचा हुआ है, उसको लास्ट मतलब कल की क्लास में खत्म कर लेंगे, और जितने भी बायोमोलिक्यूल्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रखे हैं उन सबको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो जी, आशा करता हूं आज का सेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और जितनी भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं वो सब स्ट्रक्चर रिलेटेड ही थे। उसके अंदर ऐसे सच कोई बड़ी रिएक्शंस नहीं आई। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बायोमोलिक्यूल इज ऑल अबाउट द थ्योरी एनालिसिस, कि आप थ्योरी से किस तरीके से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। कल क्वेश्चन लाके देखेंगे, पिछले 5-10 सालों के क्वेश्चन करके देखेंगे ताकि पता चल जाए कि इस कैटेगरी में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। और फिर भी आपको कोई डिफिकल्टी हो तो डेफिनेटली जस्ट लेट मी नो। जो भी इशू हैं, जो भी समस्याएं सारी दूर हो जाएंगी अगर आप मुझसे बात करोगे, मुझे समझाओगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। वो सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। पेपर बहुत आसान रहेगा, ट्रस्ट मी, और आप सारे क्वेश्चन करने में कैपेबल भी रहोगे, ठीक है। इसी के साथ मैं आज की चर्चा को बेटा यहीं समाप्त करता हूं। बाकी की चर्चा हम लोग करेंगे अगली क्लास में, मिलेंगे उसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।